हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने अभी देखा डिस्प्ले पर कि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, लिख करके रख लो। और इन प्रश्नों के लिए आप लिखोगे कैसे ये अब मैं समझाता हूं। यहीं पर आपके लिए सब प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में मैं बता देता हूं। इनके उत्तर कहीं पर भी आपको अब ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक और मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको अब न्यूमेरिकल्स भी आगे के सारे मिलेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने जो अपना टॉपिक लिया है वो लिया है इस बार की बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं और उनके उत्तर कैसे करके लिखना है। देखो, जब उत्तर लिखने की बात आती है तो खूब ज़्यादा हेडिंग्स डाला करो। और हमारे चैनल पर आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है, जितना मैटर मिल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा हेडिंगें होती। पहली बात तो हाई स्कूल के लिए कोई भी जो चैनल वाला है वो काम नहीं कर रहा है। मैं बड़े क्लासेस को लेकर के तो चल ही रहा हूँ। ये बीकॉम और एमकॉम बीबीए का चैनल है, लेकिन मैंने हाई स्कूल को सबसे पहले इसलिए रखा है जिससे आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात कहते हैं कि चेक किसे कहते हैं। भैया, चेक का अर्थ लिखने को पूछ रहा है तो इसका डालेंगे हेडिंग चेक का अर्थ और लिखेंगे कि चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं। ओके, तो चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसमें बैंक को आदेश दिया जाता है कि उस चेक का भुगतान किसी विशेष व्यक्ति को या जो लेकर के गया है उसको कर दे। ऐसे कागज को, ऐसे प्रलेख को हम क्या कहते हैं? चेक कहते हैं। याद हो गया होगा। इसके कौन कौन से प्रकार हैं भैया? रेखांकित चेक, वाहक चेक, रजिस्टर्ड चेक, ठीक है, और जो बेचान किया हुआ चेक। तो ये सारे चेक के क्या हैं? प्रकार हैं। चेक के अनादरण होने के कौन कौन से कारण हैं? अनादरण किसे कहते हैं चेक का? ये बहुत जल्दी पूछते हैं। तो भाई, जब किसी चेक का भुगतान करने से बैंक में जो बैठा हुआ व्यक्ति कैशियर है वो मना कर देता है कि भाई इस चेक का भुगतान नहीं होगा, इसी को कहते हैं चेक का अनादरण। अनादरण का मतलब है कि उसका आदर ना किया गया। आदर ना करने का मतलब है कि उसका भुगतान ना किया गया। और इस तरह से उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं? देखो सुनो, उसके कारण भाई, कोई 3 महीने से अगर पुराना चेक है तो उसका समझ लो भुगतान नहीं होगा। यदि किसी चेक में अंकों में और शब्दों में धनराशि गलत लिखी हुई है, नहीं होगा। अगर आप पेमेंट लेने गए अपनी आईडी लेकर के नहीं गए, भुगतान नहीं होगा। अगर चेक पे कटिंग है, भुगतान नहीं होगा। खाते में पैसे नहीं है, भुगतान नहीं होगा। सामने वाला खड़ा हुआ व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो समझ लो भुगतान नहीं होगा। हस्ताक्षर अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो चेक का भुगतान नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, चेक फिर भी काट दिया है, भुगतान नहीं होगा। चेक भविष्य की तारीख का है, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते भाई 2 महीने बाद पैसे ले लियो। अब वो 2 महीने आगे की तारीख डाल देते हैं। आपने सोचा कि अरे इसने तो चेक काट ही दिया, जा रहे पेमेंट ले आया, नहीं मिलेगा। ये सारे वो कारण हैं जिनके कारण चेक का भुगतान नहीं होता है। और भी 2-4 ऐसे कारण हैं। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विनिमय विपत्र किसे कहते हैं? यार, विनिमय विपत्र हम बिल को कहते हैं। ये या तो विनिमय विपत्र के नाम से आता है या बिल के नाम से आता है। देखो क्या होता है, हमने किसी व्यक्ति के लिए उधार माल बेचा और उसने पैसे तो हमें दिए नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जितना उसे माल बेचा उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे और उस रिकॉर्ड को ही हम क्या कहेंगे? बिल कहेंगे। कि भैया कौन कौन सी वस्तु तुम्हें बेची और उन वस्तुओं के दाम क्या थे और उसका टोटल कीमत क्या हो गई, और उसके बाद में जिसको बेच रहे हैं उससे दस्तखत करा के अपने पास रख लेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। अब दस्तखत करा करके, हस्ताक्षर करा करके इसलिए अपने पास रख लेंगे क्योंकि कल को वो कहने लगे नहीं हमने तो तुम्हारे यहां से माल नहीं खरीदा, तो भाई उससे पेमेंट तो हम ले लें। इसलिए यहां पर ये जो विनिमय विपत्र है ऐसा प्रलेख है जो विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है। क्रेता के उस पे क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे प्रलेख को हम क्या कहते हैं? विनिमय विपत्र कहते हैं, और जिसका एक देय तिथि पर भुगतान हो जाता है। ओके,
लेकिन उस दिन कोई शर्त नहीं होती भुगतान करना ही है। विनिमय विपत्र के प्रकार लिखो भैया, 2 प्रकार के होते हैं विनिमय पत्र। एक होते हैं व्यापारिक विनिमय पत्र और दूसरे होते हैं अनुग्रह के लिए जो लिखे जाते हैं, उन्हें हम अनुग्रह विपत्र भी कहते हैं। ठीक है, आपके बुक में हो सकता है कोई नाम और भी दिया गया हो, यानी एक सहायतार्थ बिल हम जिसके लिए कहते हैं उसको कहते हैं। अब विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है भाई? विनिमय पत्र क्रय विक्रय के लिए होता है, प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने की शर्त दी गई होती है। तो ये प्रतिज्ञा पत्र में प्रतिज्ञा होती है और इसमें एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने का विकल्प दिया हुआ होता है। ओके, और अच्छे से इसके लिए आपको प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र की पूरी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें और क्लियर कर दूंगा। आज आप बेस समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अगर आ गए ध्यान से अगर आप सुने हुए होंगे तो इनके बारे में लिख जरूर देंगे। कॉपी को कोरी नहीं छोड़ करके आएंगे। जो मेरे चैनल पे आ गया, मैं इतने इजी और सरल भाषा में पढ़ाता हूं, समझाता हूं कि आपके समझ में 100% आता हुआ चला जा रहा होगा। मेरे चैनल पर टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। ओके, ये सिंगल चैनल ऐसा है जिस पर ज़्यादा बकवास नहीं की जाती है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, लाइक करना ना करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएं। नेक्स्ट है नस्तीकरण किसे कहते हैं? भैया नस्तीकरण को नत्थीकरण समझ लो थोड़ी देर के लिए। बहुत सारे अगर कागज हैं उनको पंच करके रखना और ऐसे रखना, जरूरत पड़ने वो मिल जाए, बस यही काम हमारा क्या कहलाता है? नस्तीकरण कहलाता है। नस्तीकरण की विधियां बताइए भाई, बहुत सारी आपने देखी होगी, कबूतर खाने वाली फाइल, तार फाइल, गार्ड फाइल, सैनन फाइल, ठीक है, संदूक नुमा फाइल, ये सब इसकी क्या है? नस्तीकरण की विधियां हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए और नस्तीकरण के बारे में पूरा हमारे चैनल पर देखिए, ये सारे के अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बने हुए हैं, बस प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा कोर्स देख लीजिए। नेक्स्ट है प्लेलिस्ट में कैसे पहुंचते हैं, बस ये और सीखना होगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि प्लेलिस्ट में जाएं कैसे। देसी व्यापार का अर्थ लिखो भैया। देसी व्यापार, मान लीजिएगा कि हमारा देश इतने बीच में है तो इसकी सीमाओं के अंदर अंदर ही बिजनेस करना क्या कहलाता है? देसी व्यापार कहलाता है। यानी अर्थ कैसे लिखोगे? किसी भी देश की सीमाओं के अंदर ही होने वाले व्यापार को देसी व्यापार कहते हैं। अब देसी व्यापार के प्रकार कौन कौन से हैं भैया? स्थानीय व्यापार, जो एक निश्चित सीमा तक होते स्थान पर ही लगता है। राज्यीय व्यापार, जो एक राज्य यानी उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में, हरियाणा का हरियाणा में, पंजाब का पंजाब में, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में होने वाला व्यापार देसी व्यापार कहलाता है, यानी सॉरी राज्यीय व्यापार कहलाता है। अब हम बताएं अंतरराज्यीय व्यापार, यानी एक राज्य का दूसरे राज्य में। 3 याद रखिएगा, एक स्थानीय जहां आप लोग रह रहे हो उस एरिया के व्यापार के लिए, इसमें छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं। राज्यीय, जो एक स्टेट के अंदर यानी राज्य के अंदर तक ही बिजनेस कर पाते हैं। अंतरराज्यीय, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे दिल्ली वाले हरियाणा में भी बिजनेस कर लें, ठीक है, और बिहार वाले उत्तर प्रदेश में बिजनेस कर लें, उत्तर प्रदेश वाले राजस्थान में बिजनेस कर लें। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए बैंकों का बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका कंट्रोल है, होल्ड है सभी बैंकों पर, ठीक है। इसके कार्यों के लिए भैया देखिए, स्टेट बैंक के कार्य और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य थोड़े से मिलते जुलते आपको लगेंगे। इसके पास में एक कार्य एक्स्ट्रा है, नोट छापने का कार्य, ठीक है। नोट निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो एजेंट के रूप में काम करता है वो कौन करता है? SBI करती है, भारतीय स्टेट बैंक। और देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यह प्रश्न बहुविकल्पीय में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो इनके कार्य कौन कौन से होते हैं भाई? अगर स्टेट बैंक के कार्य आ जाए तो मेरे चैनल पे जाइए, बहुत अच्छे से एक वीडियो बनी हुई है। नेक्स्ट है देसी बैंकर, इसकी भी बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। देसी बैंकर किसे कहते हैं? अरे भाई जो आपने देखे होंगे लाला, बनिया, साहूकार, दुकान वाले, किसी आप, ये तो मुझे नहीं पता कहाँ से वीडियो आप देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो, कौन हो। तो
जहां पर आपके यहां पर गिरवी रख करके, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, कोई नियम नहीं, सोना चांदी या कोई जरूरी जो कागजात हैं उनको गिरवी रख करके जो पैसा उधार दे देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं देसी बैंकर। इनको देसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देश के होते हैं, ठीक है। तो इनके कार्यों को, भाई कार्य इनके तो, अगर संकट के समय की बात करें तो भाई अब तो चलिए एटीएम स्टार्ट हो गया, पुराने समय में सबसे ज़्यादा सहयोग इन्हीं से जनता लेती थी, ग्रामीण जनता। क्यों लेती थी? क्योंकि बैंक खुलता था 10 बजे, अब आने जाने का साधन नहीं, ठीक है, और वहाँ पर भी जाओ तो लंबी लाइन में लगो। लेकिन अगर कोई मुसीबत है तो इनके पास चले जाओ, सोना चांदी जो कुछ है गिरवी रखो, तुरंत पैसे ले आओ। इसी को कहते हैं देसी बैंकर। अच्छा, हमारे पास सोना चांदी भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ब्याज की दर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुसीबत के समय ये लोग पैसा दे देते थे। उन्हीं की हम बात कर रहे हैं जिनको हम यहाँ पर देसी बैंकर के रूप में हम जानते हैं। कहीं कहीं पर साहूकार, कहीं कहीं पर महाजन, धनिक इत्यादि नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इनके गुण दोषों का वर्णन करो। भाई गुण तो मैंने अभी बता दिए, और इनके दोष भी हैं। ये छल फरेब भी खूब करते हैं, इनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, और ये कभी कभी क्या होता है कि बेईमानी भी कर लेते हैं। ये इनके अंदर दोष भी हैं, ठीक है। इनका जो हिसाब किताब होता है वो देसी भाषा में होता है। वो अपने, क्योंकि कम पढ़े लिखे समाज में ये ज़्यादातर अपना बिजनेस करते हैं, तो वहाँ के जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके साथ में भी दगल फसल हो जाता है, कहीं ना कहीं पर घोटाला हो जाता है। ओके, वैसे तो अब पढ़े लिखे ज़्यादा घोटाला कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के कौन कौन से साधन हैं? भाई भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। उत्पत्ति के 5 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। भूमि किसे कहते हैं? भूमि जिस पर हमारी एक अविनाशी शक्ति के रूप में जो धरती माता है, जिस पर हम आप लोग रह रहे हैं, इसी का खा रहे हैं, इसी से पी रहे हैं, इसी को गंदा कर रहे हैं। यार नमन करता हूँ अपनी धरती माता के लिए कि इतना सब कुछ हम करते हैं, इसके बावजूद भी हम अपनी धरती माता को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो हमारे लिए एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये धरती माता के लिए छांव मिलेगी और हमारा जो पर्यावरण है वो भी अच्छा मिलेगा। ओके, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अपनी धरती माता के लिए। और आपकी माता के लिए आपको क्या काम करना चाहिए? ये जितना हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ करके कुछ बनना है, ये सीखना है हमारे चैनल पर आकर के, तो ये हम अपनी माता जी को सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। तो 2 गिफ्ट अब देने होंगे, एक तो पौधा जरूर लगाना है आपको अपने जीवन में, और दूसरा अपनी मम्मी पापा को कुछ ना कुछ बन करके जरूर दिखाना है। नेक्स्ट है उपयोगिता उत्पत्ति के कौन कौन से साधन है? किसी एक का वर्णन कीजिए। जब एक का वर्णन आए तो देखो, भूमि, पूंजी किसे कहते हैं? व्यापार में लगा हुआ धन पूंजी कहलाता है। ओके, श्रम, आपने देखा होगा लेबर हैं, मजदूर हैं, ये सब क्या करते हैं? मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो मेहनत करने से ही तो कहीं ना कहीं उत्पादन होता है। ये पेन है, अगर कहीं मेहनत ना की होती तो ये पेन बन के तैयार नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम यहाँ पर श्रम के, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। साहस का मतलब होता है हिम्मत जुटाना। तुम्हारे पास है तो सब कुछ, और सब कुछ होने के बावजूद भी यार सोचते हो ये काम करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा, इसका मतलब हिम्मत नहीं है। हिम्मत जुटाइए, हिम्मत जुटा करके कोई काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। और बाद में है संगठन, 5वां नंबर, क्योंकि 5वें नंबर पे आता है, देखो पहला है बेटा भूमि, दूसरे पे पूंजी, तीसरे पे श्रम, चौथे पे साहस, और 5वें पे संगठन। किसे कहते हैं? इन चारों को इकट्ठा जो करता है वही हमारा क्या कहलाता है? संगठन। आपने देखा होगा आपके परिवार में अगर कोई फंक्शन होता है तो आपके पिताजी सब कुछ इकट्ठा करते हैं, इसलिए कि भैया कहीं पर कोई कमी ना रह जाए। वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? संगठन। और यहाँ पर इन सबको इकट्ठा करना, बनाए रखना, इसी को हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। तो ये उत्पत्ति के क्या हो गए? साधन हो गए। अगला है उपयोगिता ह्रास नियम। भाई उपयोगिता ह्रास नियम मेरे चैनल पर देख लो, एक बार में अगर समझ में ना आ जाए शिकायत मुझसे कर देना। ओके, डिसलाइक मार देना मेरे चैनल के लिए, सब्सक्राइब भी मत करना अगर समझ में ना आए। उपयोगिता ह्रास नियम वैसे कहते हैं किसके लिए अभी बता दें। देखो, हमें वो वस्तुएं सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति तुरंत हो जाती है। जैसे प्यास लगी
तुरंत पानी पी लिया, भूख लगी भोजन खा लिया, लिखने का नंबर आया पेन आ गया। तो भैया इन सब चीज़ों में क्या है कि हमारी आवश्यकता की क्या कर रही है या पूर्ति कर रही हैं। इसी के लिए हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ये पेन कितना उपयोगी है हम जानते हैं, क्योंकि हम इससे कितना पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ाने के बाद में आप कुछ बनोगे, और जब बनोगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो इस पेन की कीमत अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी है? नहीं लगा सकते हो, कोई कीमत नहीं इस पेन की है। क्यों? ये हमारे लिए कैसा है, उपयोगी है। लेकिन वहीं पर अगर हम कहें एक राजमिस्त्री से जो मकान बनाता है कि भैया ये बहुत मूल्यवान पेन है, उपयोगिता उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो उपयोगिता कैसे कहते हैं? जो हमारी आवश्यकता को जितना पूरा करता है वही उस वस्तु की क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए खिलौने बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वो उनकी क्या मेन संपत्ति होती है। जरा छीन के देखना, मारेंगे तुमको भी। उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं? अब कोई भी वस्तु जब हम उसका यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता घटने लगती है। अब मैंने बच्चे का अभी नाम लिया, तो आप अगर खिलौना बच्चे को लेकर के आते हो तो पहले दिन खूब जम के खेलेगा उससे, दूसरे दिन उस और खेलेगा, लेकिन पहले दिन की अपेक्षा कम हो जाएगा, तीसरे दिन और कम, अब 2-4 दिन बाद तो एक तरफ कोने में रख देगा और कहेगा अब जरा नया वाला दिलवाओ। तो ये क्या चीज उस घट गई, उसमें उपयोगिता जो थी वो तो उतनी बनी रही, लेकिन बच्चे के लिए, हमारे लिए, आपके लिए धीरे धीरे करके उसकी उपयोगिता कम होने लगी। इसी को कहते हैं उपयोगिता ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कम होते चले जाना। प्यास लगी, 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, तीसरे का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कोई ले आया तो बोले चलो पी लो। चौथा, नहीं अब नहीं पीना है। 5वां, अरे अब तो पीना ही नहीं है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब किसी चीज का कंजम्पशन किया जाता है तो उसकी उपयोगिता क्या होती, कम होने लगती है। यही उपयोगिता ह्रास नियम है। ओके, इसके बारे में विस्तार से लिखना है। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ये भी आपके लिए इन दोनों में क्या अंतर है मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपके लिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब न्यूमेरिकल में अगर हम बात करेंगे तो भाई फाइनल अकाउंट और बैंक समाधान विवरण, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो 100% आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बिल भी पूछ लिया जाता है और बीजक एवं विक्रय विवरण में से एक जरूर आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके देना है। ओके, और वो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? फिर से सुनिएगा, SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जरूर लिखिएगा, इसका आंसर मैं समझाऊंगा कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।